हेलो दोस्तों, स्वागत है इस खास विश्लेषण में जहां हम खोस्ट बिल्ला की खौफनाक, रहस्यमयी और पूरी तरह से उलझी हुई दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। अगर आपने बहुत सी हॉरर कहानियां सुन रखी हैं, तब भी मेरी मानिए, इस सफर के लिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी रातों की नींद उड़ाने वाली है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस डरावने सफर पर निकलते हैं। जरा इस खौफनाक डायलॉग पे गौर कीजिए। मेरा अधूरा काम पूरा कर दो, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो, या फिर तुम मारे जाओगे। जरा सोचिए, एक सुनसान सड़क पर फंसी बस का मंजर, जहां आसपास मौजूद रूहें अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करने की मांग करने लगें और मना करने पर मौत की धमकी दें। ये एक डायलॉग सीधा इस कहानी के सबसे डरावने थीम को हमारे सामने रख देता है, और वो है अधूरे काम और अधूरी इच्छाएं। अब जो बात इस सोर्स मटेरियल को इतना दिलचस्प बनाती है, वो ये है कि ये कोई एक सीधी सादी कहानी नहीं है। टाइमलाइन में उलझ कर रह जाने के बजाय हम इस विश्लेषण में इस पूरी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम इसे 3 अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हॉरर कहानियों में बांट कर समझेंगे। सच कहूं तो ये एक ऐसा सिनेमाई दुस्वप्न है जहां हर कहानी अपने आप में एक खौफनाक पहेली है। लेकिन यहाँ दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, आखिर कैसे इंजीनियरिंग के 4 होनहार स्टूडेंट्स, एक भूतिया साये का शिकार हुई दुल्हन और एक बेहद लालची पति, ये सब कर्मा के इस भयानक और खौफनाक जाल में कैसे फिट बैठते हैं। तो चलिए एक एक करके इन राज से पर्दा उठाते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी पहली कहानी से, द हॉन्टेड बायोगैस बस। तो ये कहानी शुरू होती है सनी, गैरी और उनके दोस्तों से। ये वो टैलेंटेड बच्चे हैं जो कबाड़ के टुकड़ों को जोड़कर एक कमाल की इको फ्रेंडली बायोगैस बस बनाकर जश्न मना रहे थे। उनका सपना था फेमस होना, लेकिन पलक झपकते ही वो खुशी एक भयानक डरावने सपने में बदल जाती है, और वही स्टूडेंट्स खौफ से कांपते हुए मरे हुए यात्रियों के साथ एक कभी न खत्म होने वाले नरक जैसे लूप में फंस जाते हैं। और इन भूतिया यात्रियों की असलियत तो और भी ज्यादा खौफनाक है। असल में ये कोई आम मुसाफिर नहीं है, ये वो रूहें हैं जिनकी कुछ गहरी सांसारिक इच्छाएं अधूरी रह गई थीं। कोई सालों बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए तड़प रहा है, तो कोई अपने पुश्तैनी घर को जबरदस्ती बिकने से बचाना चाहता है। हर भूत अपनी उसी एक अधूरी ख्वाहिश के साथ उस बस में कैद है। और यहाँ आती है सबसे डरावनी बात, उस बस के नियम। ये एक ऐसा खेल है जहां आपका जीतना लिटरली नामुमकिन है। नियम नंबर 1, भूत अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने की मांग करेंगे। नियम नंबर 2, अगर आपने उनकी मदद करने से मना किया तो आपकी मौत पक्की है। और सबसे भयानक नियम नंबर 3, अगर आपने इच्छा पूरी कर भी दी तब भी मौत तय है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला जाल है। और इसी भयानक जाल के बीच कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो पैरों तले जमीन खिसका देता है। जरा इस लाइन को महसूस कीजिए, हम मर चुके हैं सनी, अब ये बसी हमारी दुनिया है। ये कोई बाहर का आदमी नहीं, बल्कि उन्हीं में से एक दोस्त कह रहा है। उन्हें एहसास होता है कि वे असल में खुद भी मर चुके हैं, और अब वो भी इस भूतिया बस के हमेशा के लिए मुसाफिर बन गए हैं। खैर, ये तो था एक भूतिया सफर, पर जरा सोचिए, क्या होगा जब एक भयानक और बुरा साया एक बिल्कुल आम, खुशहाल परिवार के घर में घुस जाए। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कहानी एक बिल्कुल नया और डरावना मोड़ लेती है। और ये हमें ले आता है कहानी नंबर 2 पर, द पोजेस्ड ब्राइड। ये दास्तान है नेहा की, एक बहुत ही होनहार और खुशमिजाज लड़की जो अचानक से एक गहरे और हिंसक डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। उसके घरवाले हैरान हैं कि आखिर उसे हो क्या गया है। इसके पीछे की असली वजह है ये नंबर 60। नेहा के एक तरफा आशिक रोहित ने उसे एक ही दिन में 60 बार कॉल किया था। ये कोई आम प्यार नहीं था दोस्तों, ये एक डरावना जुनून था, और यही एक तरफा जुनूनी प्यार इस पूरे खौफनाक मंजर की असली वजह बनता है। इस खौफनाक मंजर की शुरुआत असल में होती है 23 मार्च 2012 को, जब रोहित सुसाइड कर लेता है, क्योंकि नेहा ने उसके प्यार को ठुकराकर पुलिस में जाने की धमकी दी थी। और फिर ठीक 3 साल बाद 23 मार्च 2015 को बदला लेने के लिए रोहित की रूह वापस आती है। वो नेहा के शरीर पर कब्जा कर लेता है ताकि उसे हमेशा के लिए अपना बना सके, मौत के भी पार। अब नेहा को बचाने के लिए आते हैं प्रोफेसर क्षितिज और डॉक्टर भूषण।
प्रोफेसर जल्दी समझ जाते हैं कि ये कोई आम भूत नहीं है। इस भूत को किसी तांत्रिक शक्ति या जोर जबरदस्ती से नहीं हराया जा सकता। इसे हराने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, भावनाओं और लॉजिक का इस्तेमाल करना। उन्हें एक रूह को ये समझाना होगा कि वो जो कर रहा है वो गलत है। और फिर आता है वो पल जब रोहित के पिता आखिरकार उसकी रूह से बात करते हैं। वो कहते हैं, प्यार जबरदस्ती नहीं होता। अगर तुम सचमुच नेहा से प्यार करते हो तो तुम्हें उसे छोड़ना ही होगा। प्यार का दूसरा नाम त्याग है। और पता है, इन शब्दों के साथ रोहित की आत्मा नेहा को आज़ाद कर देती है। एक बेहद दर्दनाक और भावुक अंत जो बताता है कि जुनूनी प्यार कभी मुकम्मल नहीं होता। तो यहाँ एक बेहद दिलचस्प सवाल उठता है। अगर नेहा के पीछे पड़ा भूत एक जुनूनी प्यार का मारा था जिसे बातों से समझाया जा सका, तो क्या होगा जब कोई आत्मा सिर्फ और सिर्फ शुद्ध इंतकाम के लिए वापस आए? एक ऐसी आत्मा जिसे कोई तर्क या प्यार नहीं समझा सकता। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी नंबर 3, द डेडली हस्बैंड। इस बार कहानी के केंद्र में है आशु, उसकी बेशुमार संपत्ति और उसका लालची पति नितिन। नितिन का खौफनाक प्लान सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वो अपनी पत्नी को फ्रांस में हनीमून का झांसा देता है, लेकिन असल में वो उसे घर के ही एक खुफिया कमरे में कैद करके मारने की योजना बनाता है। और सबसे डरावनी बात, उसने आशु की हैंडराइटिंग कॉपी कर ली है ताकि वो इसे एक आत्महत्या का रूप दे सके। यहाँ हमें साफ दिखता है कि इंसानी लालच किसी भूत से कम खौफनाक नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना, जहां बुराई होती है वहां कोई न कोई रक्षक भी होता है। तो मिलिए मालविका से। शुरुआत में वो बिल्डिंग की बस एक आम सी पड़ोसन लगती है जो कॉफ़ी पीने आती है, लेकिन असल में मालविका एक रहस्यमयी भूतिया रक्षक है। वो बीच में आती है ताकि आशु को नितिन के इस जानलेवा षड्यंत्र से बचा सके। आप सोच रहे होंगे, मालविका ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि उसका अपना अतीत बेहद दर्दनाक था। मालविका को उसके ही प्रेमी धीरज ने रशियन रूलेट के एक खौफनाक और धोखेबाज खेल में मार दिया था। उसने प्यार में धोखा खाया था, इसीलिए वो किसी और औरत को उसके पति के हाथों इस तरह घुट-घुट कर मरने नहीं दे सकती थी। तो यहाँ सीन बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ है नितिन का इंसानी लालच जो पैसों के लिए अपनी मासूम पत्नी और बच्ची की जान लेने पर तुला है, और दूसरी तरफ है मालविका की भूतिया और अलौकिक शक्ति जो इस बात को पक्का कर रही है कि इतिहास खुद को ना दोहराए। इस कहानी में भूत खलनायक नहीं बल्कि न्याय करने वाला है। और अब आते हैं कहानी के द फाइनल ट्विस्ट पर। जब सारे खौफनाक कड़ियां, अधूरे काम और इंतकाम आपस में जुड़ने वाले होते हैं, कहानी के अंत में आशु को एक चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा था, मैंने सोचा था कि नया घर एक नई शुरुआत होगी, पर मैं थक चुकी हूँ। इस घर में नितिन अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। मालविका ने नितिन को उसी के जाल में फंसाकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया और आशु को इंसाफ दिलाया। मालविका का अपना अधूरा काम पूरा हो गया था। तो घोस्ट बिल्ला की इस पूरी डरावनी दुनिया को डिकोड करने के बाद एक सवाल है जो शायद हम सभी के दिमाग में गूंजता रहेगा। क्या किसी भी आत्मा को तब तक सच्ची शांति मिल सकती है जब तक कि उसका कर्मा पूरी तरह से बैलेंस न हो जाए? चाहे वो बायोगैस बस की रूहें हों, प्यार में पागल रोहित हो या फिर न्याय करने वाली मालविका। आज के इस विशेष विश्लेषण में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये गहराई से की गई चर्चा आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली बार किसी और दिलचस्प विषय के साथ।